रांची की लेबर किया करती थी। लेकिन नया ट्रेंड मैंने देखा है, कुछ एक मामलों में मैंने कार्रवाई भी की है, तो ये हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर किसी जगह पे भट्ठे के बगल में स्कूल है, हमने एडमिशन करवा भी दिया, हश्र क्या होता है कि बच्चे भट्ठे पे आते हैं अक्टूबर माह में, दुर्गा पूजा दशहरा के आसपास, जब पढ़ाई का काम शुरू होता है, और जून तक रहते हैं। किसी भी स्कूल से सर्टिफिकेट पाने के लिए, एग्जाम देकर के रिजल्ट लेने के लिए 1 साल का सत्र निर्धारित किया गया है। तो अगर हेडमास्टर उसका नाम लिख भी लेता है तो उस बच्चे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उस क्लास में पढ़ने का। कई बार वो एग्जाम नहीं दे पाता है, उसके पहले वहाँ से विदा हो जाते हैं। तो हर हालत में बच्चे का जो एजुकेशन की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है, और वो बच्चा अनपढ़ का अनपढ़ ही माना जाता है। भले उसने लिखना पढ़ना सीख लिया हो, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की जो पढ़ाई होती है वो नहीं हो पाती है। फिर वो अपने जून में अपने गांव वापस जाता है, जुलाई में फिर अगर वो एडमिशन अपने गांव में करवाता है, फिर अक्टूबर में उसको किसी दूसरे भट्ठे पे जाना पड़ेगा। तो न तो अपने गांव पे पढ़ पाते हैं भट्ठे मजदूर के बच्चे, और न तो भट्ठे पे पढ़ पाते हैं। इसलिए जो शिक्षा का स्तर है वो पथेरे मजदूरों में, निकासी मजदूरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसको जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो आसपास के स्कूल में जाएं, भले उसको डिग्री न मिले, कक्षा 5 की मार्कशीट न मिले, लेकिन अगर वो स्कूल पे जाएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। तो हम लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, और अगर कोई हेडमास्टर मना करता है एडमिशन लेने से या बच्चों को स्कूल में रखने से, और एक और फायदा होगा स्कूल जाने से, उसे मिड डे मील मिलेगा। तो दोपहर का भोजन अगर उसे स्कूल में मिलता है, वह भोजन निश्चित रूप से उसके घर से बने भोजन से ज़्यादा पौष्टिक होगा। तो बच्चे की हेल्थ भी ठीक रहेगी, वो किसी काम में नहीं लगेगा, और कुछ न कुछ वो स्कूल में सीख लेगा। मार्कशीट मिले न मिले उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को उनके माँ बाप को बतलाने की ज़रूरत है। भट्ठे मालिक से हम लोग क्लियरली कहते हैं कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे परिसर में मिलेगा तो मैं कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ करूँगा। उसमें माँ बाप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कि विभाग के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन होने से बहुत सारे मजदूर अनरजिस्टर्ड रह जाए। उसको पता होगा जब ये पंजीयन शुरू हुआ था 2009-10 के आसपास, तो 50-50 रुपये शुल्क रखा गया था। तो 100 रुपये पर वर्कर को देना पड़ता था पंजीयन करवाने के लिए। अब उसको 20-20 रुपये कर दिया गया कि 20 रुपये में तुम पंजीयन करा लो, और 20 रुपया बोर्ड का मेंबर बनने के लिए कंट्रीब्यूशन दे दो अपना। तो एक बार में 1 साल का पंजीयन कराने के लिए सिर्फ 40 रुपये की फीस उसे देनी पड़ती है, ऑनलाइन देनी पड़ती है। कागजों को बहुत सरल मुखिया के पास तो है, बाकी उसके बेटा बेटी किसी के पास नहीं। तो भाई आधार कार्ड बच्चा पैदा हो गया उसके बाद बन सकता है, उसके लिए उसको जवान करने की ज़रूरत नहीं है कि जवान हो जाएगा तब बनवाएंगे। तो आधार कार्ड को लेकर के जागरूक कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बिना आधार कार्ड के किसी को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, और ये वनवासी मजदूरों को समझाने की जरूरत है। और आधार कार्ड न होने की वजह से वनवासी मजदूर न तो अपना पंजीयन करवा पाते हैं, और अगर किसी ने करवा लिया तो फिर योजनाओं का लाभ वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आवेदन करने के लिए फिर उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी है। तो ज़्यादातर मजदूरों के दिमाग में ये चीज़ है कि हमने पंजीयन करा लिया तो मुझे लाभ मिल जाएगा। पूरी तरह से मिथ है, मिसकंसेप्शन है। पंजीयन कराने से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ के लिए आपको लाभ का आवेदन करना पड़ता है। तो पहले मजदूरों को बतला दीजिए, भाई देखो तुम्हारे इस पंजीयन कराने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि लाभ के लिए फिर अप्लाई नहीं करोगे, तुम्हारी जो पात्रता बनती है। और कुछ योजना नहीं दूंगा, क्योंकि निर्धारित समय है 365 दिन। तो तुम आज पंजीयन कराओगे तो मैं तुम्हें 365 दिन के बाद लाभ दूंगा। तो सब लोगों को ये बतलाना है कि जितनी जल्दी करवा लो, लाभ की पात्रता तुम्हारी उतनी जल्दी बन जाएगी। पेंशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कम से कम 10 साल तक हमारे मेंबर रहेंगे बोर्ड के। तो अगर कोई 52 साल की एज में अपना पंजीयन कराए और वो कहे कि मुझे पेंशन चाहिए तो मैं नहीं दूंगा,
क्योंकि पेंशन के लिए 52 + 8 60 हो गया, 8 साल का उसका कंट्रीब्यूशन है, मुझे चाहिए मिनिमम 10 ईयर। तो जो 50 साल के पहले अपना पंजीयन कराएगा उसी को मैं पेंशन दे पाऊंगा। तो ये जो लिमिट है लाभ की, ये बतलानी जरूरत है, उसको बतलाने की आवश्यकता है। और ज़्यादातर योजनाओं में 1 साल का पीरियड है, हम भी 1 साल तक उसको ट्राई करते हैं कि ये फर्जी तो नहीं है, मजदूरी ही तो है। और तीसरी चीज, लाभ के लिए उसको 90 दिन तक निर्माण मजदूरी करनी है साल में। अगर वो इससे कम मजदूरी कर रहा है तो भी हम उसे लाभ नहीं देंगे, क्योंकि हम निर्माण मजदूर उसी को मानेंगे जिसने 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण मजदूरी की हो। तोड़ तोड़ करके की हो, लगातार की हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 90 डेज निर्माण मजदूर का काम किया हो, और इसका मैं उससे सर्टिफिकेट लेता हूँ। अब सर्टिफिकेट वो अपने मालिक से ले आता है, चाहे वो मालिक प्राइवेट हो, चाहे मनरेगा का मजदूर है तो फिर ऑनलाइन मजदूरी का रिकॉर्ड हो, किसी ठेकेदार से लिखवा कर लाए। तोड़ तोड़ करके मुझे 10 सर्टिफिकेट दे 10-10 दिनों की, या एक ही सर्टिफिकेट दे रहा है 90 दिनों की, ये अलग मुद्दा है। और जब भी हमें कोई लाभ देना होता है तो हम उसकी पात्रता की जांच करते हैं, उसने शादी अपने बेटी की वास्तव में की है कि नहीं है, और आपको हम कल ही दे देंगे। लेकिन अगर वो पंजीकृत है तो उसे आज नहीं, कल नहीं, परसों लाभ मिल जाएगा। तो अटल आवासीय का लाभ भी उन्हीं मजदूरों को मिलता है जो 3 साल पुराने होते हैं। तो अगले साल जिनको लाभ लेना होगा वो 2021 में अगर पंजीकृत होंगे तब वो 25 में लाभ ले पाएंगे। तो जिनके बच्चे छोटे हों और अटल आवासीय में उनको लाभ लेना हो तो आज अगर वो अपना पंजीयन कराएंगे तो आज के 3 साल के बाद उनकी पात्रता बनेगी, फिर उनके बच्चे हमारे एग्जाम में ये क्लियर हो पाएंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप मजदूरों को बतलाइए कि अगर तुम मजदूरी करते हो तो अपनी उम्र 18 साल अगर तुम्हारी हो गई है तो तुम अपना पंजीयन करवा लो। तुमने अगर नहीं कराया है, तुम्हारी उम्र 58 साल भी हो गई है तो भी करवा लो, क्योंकि मृत्यु का लाभ तुम्हारे परिवारीजनों को मिल सकता है। और प्राकृतिक मृत्यु में हम 2.25 लाख रुपए की सहायता देते हैं, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई है और उसका पंचनामा हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो हम उनके घर वालों को 5.25 लाख की सहायता देते हैं। और ये हम पंजीयन की डेट नहीं देखते हैं इसमें। आज उसने पंजीयन कराया, दुर्घटना बस कल ही हो गई, कुछ मजदूर है तो लाभ का पात्र है। तो योजनाओं का लाभ पंजीयन करवाना जरूरी है। पंजीयन अपने घर से करवा लीजिए, जनसेवा केंद्र से करवा लीजिए। पढ़े लिखे हैं तो ऐप डाउनलोड करके BOCW का कर दीजिए, और आप लोग खुद अपने मोबाइल से कर दीजिए बिठा करके, अगर वो अनपढ़ है तो वो बस बतला दीजिए कि तुम्हें जब लाभ लेना हो तो फिर आवेदन करोगे। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी आती है आज की डेट में, अगर हम ये कहें जौनपुर में 1,80,000 मजदूर पंजीकृत हैं, तो 2 विसंगतियां इसमें मुझे पाई जाती हैं, देखता हूं मैं। जब भी मैं किसी कार्यस्थल पर जाता हूं, किसी भट्ठे पे जाता हूं, मैं पूछता हूं बुला करके, हाँ भाई कितने लोगों ने श्रम विभाग में पंजीयन कराया है। अगर वहां पे 10 मजदूर काम करते हैं तो 1 या 2 बतलाता है कि साहब मैंने कराया है, और वो ज्यादातर उनका मुखिया होता है, मेन मिस्त्री। हमने कहा ये तुम्हारे, बाकी साहब हमको तो पता ही नहीं है, किसी ने नहीं बतलाया हमको। मतलब जो उनका मिस्त्री है वही नहीं बतलाया है। तो आज भी बड़े संख्या में वास्तविक मजदूर अपंजीकृत हैं। अभी एक दुर्घटना हुई थी, चिकरारा के पास ढलाई करके मजदूर आ रहे थे, रात में दुर्घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई। और दुर्भाग्य की बात है कि वो 6 के 6 मजदूर अपंजीकृत हैं। हमारी जो योजना है वो कहती है कि हम अपंजीकृत मजदूरों को भी लाभ दे सकते हैं, 1,25,000 रुपए। लेकिन कार्यस्थल पे अगर दुर्घटना होती है किसी मजदूर के साथ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कार्यस्थल पे अगर कोई निर्माण मजदूर मर जाता है दुर्घटना के फलस्वरूप, तो हमारा विभाग बिना उसके पंजीयन रहे भी 2.25 लाख रुपए की सहायता उसको दे सकता है, बशर्ते उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ हो।
दुर्घटना की पुष्टि होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर वही पंजीकृत होगा तो हम 5.25 लाख देंगे, अनरजिस्टर्ड है तो सिर्फ 1.25 लाख, वो भी हम अपनी भलमनसाहत के लिए दे रहे हैं, सरकार की गुडविल के आधार पे दे रहे हैं। 4 लाख का अंतर आ रहा है पंजीयन में और, लेकिन अगर कार्यस्थल के इतर उसकी डेथ हुई है और अपंजीकृत है, उसे 4 पैसे की सहायता नहीं मिल पाएगी। तो पंजीयन का ये फायदा है। मात्र एक योजना के लिए लोग दौड़ते हैं ना, विभिन्न विभागों में आप देखेंगे उस विभाग की एक योजना है और सारा पापड़ लोग बेलते हैं सिर्फ एक योजना के लिए। किसी को विधवा पेंशन पाना होता है, वृद्धावस्था पेंशन पाना होता है, 1000 रुपए की सहायता शायद मिल रही होगी आज की डेट में, और मेरा विभाग इतनी सारी सहायता दे रहा है और मात्र एक पंजीयन के ऊपर। अब आ जाइए, ये तो वो है योजना है जो कि BOCW यूपी के द्वारा चल रही है। इससे भी एक महत्वपूर्ण योजना है मेरी निगाह में, जो कि मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी है और लाइफ लॉन्ग उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है। और हमारे प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से हम मजदूरों को पेंशन देते हैं और वो 3,000 प्रति माह देंगे, यानी 36,000 सालीना पेंशन घर बैठे मिलेगी मजदूर को। 60 साल के बाद मिलेगी, उस समय जब वो मजदूरी करने के लायक नहीं रह जाता। इसके लिए भी उनको PMSYM के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है और यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो केंद्र सरकार देती है जनसेवा केंद्र वाले को। लेकिन इसमें 2 ऐसे कारण है जिसकी वजह से लोग इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। एक तो है कि इसमें एज की बैरियर है, इसमें हम 40 साल के नीचे के मजदूरों को ही रजिस्टर्ड करते हैं, 18 से 40, क्योंकि पेंशन पाने के लिए 20 साल तक हमको कंट्रीब्यूशन करना होता है, हमें भी करना होता है सरकारी अधिकारी होने के बावजूद। तो वैसे ही मजदूर को भी 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब उसको पेंशन मिलेगी मिनिमम। तो 18 से 40 साल के जो मजदूर हैं, और ये मजदूर कोई भी मजदूर हो, इवन वो छोटी मोटी खेती करता हो या छोटा मोटा रोजगार करता हो, इनकम टैक्स पेयर ना हो, वो इसमें अपने आप को इनरोल्ड करवा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम है, PMSYM। जिस वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसमें उसको हर महीने कंट्रीब्यूशन देना होगा अपने पेंशन खाते में मजदूर को। जैसे हम लोगों का फंड कटता है, उसको भी अपना फंड कटवाना पड़ता है और उसी अकाउंट में सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देती है। फंड्स वाले को 85 के आसपास है, 30 वाले को 100 रुपया, 35 वाले को 150 रुपया और 40 वाले को 200 रुपये। तो चूंकि उसमें उसका 200 रुपया कटेगा या 100 रुपया कटेगा, इस लालच में मजदूर इसमें अपने आप को इनरोल्ड नहीं करवा रहे हैं। जबकि जितना पैसा वो जमा करेगा पूरे अपने 20 साल में या 30 साल में, जैसे कोई 30 साल का मजदूर है, पूरे 30 साल तक अगर वो पैसा जमा किया 100 रुपये महीना, तो मात्र 36,000 रुपया वो जमा करेगा और वह 36,000 के रूप में वापस हो जाएगा। बाकी पूरी जिंदगी 36,000 सालीना वो पाता रहेगा फ्री में। और अगर बीच में उसकी डेथ हो जाएगी तो जो उसकी पत्नी होगी या पति होगा, 1500 रुपए की दर से वह पेंशन पाएगा। तो जो ये वृद्धावस्था पेंशन के चक्कर में भाग दौड़ चलती है, अगर मजदूर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो उसका बुढ़ापा कम से कम उसको क्या कहते हैं, बिगड़ी और सुरती, और अपने छोटे मोटी जरूरतों के लिए अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 3,000, और यही 3,000 पेंशन अगर किसी प्राइवेट कंपनी से लेना हो, किसी भी कंपनी से, रिलायंस की, टाटा की, किसी भी LIC की स्कीम में आप जाओगे तो 1,500 रुपये, अगर नहीं तो कम से कम आज की डेट में 1,200 रुपये हर महीना जब किस्त भरोगे आप, तब आपको 60 साल के बाद 3,000 पेंशन मिलेगी। और यहाँ पे फ्री मिल रही है मात्र 55 रुपये, 100 रुपये, 150। और जो 55 रुपया जमा करेगा वो लगभग
38 साल में मुश्किल से 26,000 रुपया जमा कर रहा है। 40 साल की एज वाला जो 200 रुपया जमा करेगा वो लगभग 42-44 हजार रुपया जमा कर रहा है। 1.5 साल में उसका पैसा वापस हो जाता है। और अगर कोई यंग लड़का है, नौकरी पा गया, तो वो इस स्कीम से बाहर जा सकता है और उसका जो पैसा है जैसे सेविंग अकाउंट में जमा रहता है उस तरह से सेविंग अकाउंट के ब्याज के साथ वापस करने की भी व्यवस्था कर रखी है लोगों ने, सरकार ने। तो आपको ये जो पेंशन स्कीम है इसके बारे में सिर्फ भट्ठा मजदूरों को ही नहीं बल्कि गांव के हर मजदूर को, और आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोगों में से बहुत लोगों की उम्र 40 साल नहीं रह गई है, लेकिन सो कॉल्ड सोशल वर्कर जिनकी उम्र 40 साल से नीचे हो, कृपा करके खुद को इस योजना में रजिस्टर्ड कर लीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी है। आप अगर न पात्र रह गए हो, आपकी पत्नी की उम्र 40 के नीचे हो तो उसको कर दीजिए, यंग बच्चों को कर दीजिए, आपकी कोई लड़की हो तो उसको गिफ्ट कर दीजिए इस स्कीम को कि चलो पहली किस्त मैं तुम्हारा दे देता हूँ। बाकी फिर आपके सेविंग अकाउंट से योजना लिंक हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर महीने ऑटोमेटिकली उसमें से 100 रुपये कट जाएंगे। अगर 4-6 महीने कभी आप नहीं जमा कर पाए हो तो जब भी आप इकट्ठा जमा करोगे तो इकट्ठा पूरी किस्त आपकी कट जाएगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो इस स्कीम का प्रचार करने की जरूरत है और सबसे पहले खुद को लाभान्वित कीजिए। समझ गए? ये स्पेशली मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि पहले खुद को कर लीजिए, फिर अपने परिवार को कर लीजिए, फिर अपने पड़ोस को कीजिए और फिर बाकी मजदूरों में जाइए।